Now, as we were discussing in the last class, टेक्स्ट एरिया पे हम लोग वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कुछ इसमें टेक्स्ट हमने इंसर्ट किया था यूजर से इनपुट लेके इन द बिगनिंग एंड इन द एंड। उसके बाद जो भी टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट किया गया है उसे मैंने एक लेबल पे डिस्प्ले करवाया था इस डिस्प्ले टेक्स्ट बटन के क्लिक पे। और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जितना भी डेटा है उसे डिलीट करने के लिए हम लोगों ने डिलीट फंक्शन देखा था, तो उसकी वर्किंग मैंने इस डिलीट टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट की है। अब यहाँ पे तीन हमारे पास में और बटन्स है, अप्लाई फॉर्मेटिंग, चेंज फॉर्मेटिंग एंड रिमूव फॉर्मेटिंग। इनका सिंपली मतलब क्या है ये हम वन बाय वन कोड के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो तीनों बटन का क्रिएशन में बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्चुअल वर्किंग पे जाएंगे। लास्ट तीन बटन है हमारे BTN अप्लाई, BTN चेंज एंड BTN रिमूव। तीनों को मैंने बटन क्लास की हेल्प से क्रिएट किया है। तीनों को मुझे फ्रेम पे ही प्लेस करना है और इन पे जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है दैट इज अप्लाई फॉर्मेटिंग, चेंज फॉर्मेटिंग एंड रिमूव फॉर्मेटिंग। और इन तीनों बटन के क्लिक पे मैंने तीन अलग फंक्शंस को कॉल किया है। अप्लाई बटन के केस में मैंने फॉर्मेट फंक्शन को कॉल किया है, चेंज बटन के केस में मैंने चेंज फंक्शन को कॉल किया है और रिमूव बटन के क्लिक पे मैंने रिमूव फंक्शन को कॉल किया है। और इन तीनों को प्लेस करने के लिए स्पेसिफिकली कुछ कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे पास किए, 20,330, 150,330 एंड 300,330। तो तीनों बटन्स का क्रिएशन और ये फ्रेम पे हमारे ऐड भी हो चुके हैं। अब इनके क्लिक पे जो फंक्शंस काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखना। थोड़े से फंक्शंस न्यू है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं BTN अप्लाई के बारे में, जहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाले। देखिए फॉर्मेटिंग का सिंपली मतलब क्या है कि जो भी हमारा टेक्स्ट है हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने का मतलब बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, उसका जो टेक्स्ट आ रहा है उसका साइज कितना हो सकता है, वो बोल्ड में आ रहा है, इटैलिक में आ रहा है, या फिर बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन में है तो उसको कॉमिक सेंस के अंदर चेंज करना है। यही सारी फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर अगर हमें कुछ इसी तरीके की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और चाहे तो यूजर से इनपुट लेके भी काम करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके काम करवाया है। अब यहाँ पर किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एरिया सेट करना पड़ता है। एरिया सेट करने का मतलब क्या है, जैसे कि मेरा ये आइडियली है, ठीक है। अब इस आइडियली के अंदर मैंने बहुत सारी लाइंस लिख रखी है, बहुत सारा कोड लिख रखा है एक सिंगल प्रोग्राम के लिए। मुझे क्या करना है, स्पेसिफिकली जो इतना कोड है मेरा इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, या ये कह लीजिए कि मुझे सिर्फ इतने वाले पार्ट को कमेंट बनाना है। तो कमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैश सिंबल को काम में लेते हैं या फिर इसे हम लोग स्ट्रिंग बना देते हैं। तो ये क्या होगा, रीड नहीं होगा। तो स्पेसिफिकली हुआ क्या है, इस पूरे कोड में से मैंने सिर्फ इतने एरिया को कमेंट बना दिया है या फिर स्ट्रिंग बना दिया है। तो सिमिलरली किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग अगर हमें अप्लाई करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक एरिया मार्क करना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक की हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जैसे कि हम लोग एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं और पैराग्राफ के अंदर मान लीजिए मेरे पास में, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक डिवीजन टैग है, उस डिवीजन के अंदर मैंने 4 पैराग्राफ बनाए हैं। एक पैराग्राफ का फोरग्राउंड कलर कुछ और है, दूसरे पैराग्राफ का फोरग्राउंड कलर कुछ और है, तीसरे पैराग्राफ का फोरग्राउंड कलर कुछ और है एंड सो ऑन। तो एक टैग है, ठीक है, उसके अंदर हमने अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट है, टेक्स्ट एरिया के अंदर जितना भी डेटा होगा उसको मार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने एक टैग बनाया है। टैग मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जिसपे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो पहले तो उस टैग को क्रिएट करना है, फिर उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है और अगर चाहें तो उस फॉर्मेटिंग को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो वही तीन फंक्शनैलिटी के लिए ये तीन फंक्शंस मैंने क्रिएट किए हैं जो कि 3 बटन के क्लिक पे कॉल होंगे। तो किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो पहले आपको एक स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेट करनी होगी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का डेटा पे चेंज इंप्लीमेंट करने हैं और उसे एक नाम प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि टेक्स्ट में तो बहुत सारा डेटा है ना। कौन से लाइन के कौन से कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सब पे अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया को मार्क करने के लिए, स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करने के लिए टैग ऐड नाम का हमारे पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, जिसे हमें क्या करना पड़ता है, 3 पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है वो नाम, जिससे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फंक्शन को अगर हमें कॉल करवाना हो तो उसका नाम पता होना जरूरी है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम जो एरिया सेट करेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग पोजिशन के बेसिस पे
उससे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक नाम प्रोवाइड करना होता है। वो नेम कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है स्टार्टिंग पोजीशन। फर्स्ट लाइन के कौन से कैरेक्टर से 1.0, 1.5, 1.10 कहाँ से आपको मार्क करना स्टार्ट करना है, और लास्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो कहलाता है हमारा एंडिंग पोजीशन, कि कहाँ से कहाँ तक का आपको एरिया सेट करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1.0 और यहाँ पे 1.15, तो यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया सेट हो चुका है। अब हम इस नेम को यूज करके क्या कर सकते हैं, चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैग को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो टैग का क्रिएशन है वो मैंने करवाया है ऑन द क्लिक ऑफ अप्लाई बटन। अप्लाई बटन के क्लिक पे फॉर्मेट नाम का जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हमें चाहिए, एक स्टार्टिंग पोजीशन, एक एंडिंग पोजीशन और एक नाम जो हमें सेट करना है। अब यहाँ पे जो ये पोजीशन हम लोग सेट कर रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, 1.0, 2.0, 1.5। तो अगर यूजर से मुझे यहाँ पे फ्लोट टाइप का इनपुट लेना हो, इनपुट फंक्शन को आप काम में ले सकते हो, लेकिन मुझे ग्राफिकल टाइप इनपुट लेना है डायलॉग बॉक्स को क्रिएट करके। तो कल हमने एक मॉड्यूल देखा था सिंपल डायलॉग, जिसके अंदर हमारे पास में अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं, आस्क स्ट्रिंग, आस्क इंटीजर, आस्क फ्लोट, टू टेक द वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैंने वही काम किया है, सिंपल डायलॉग डॉट आस्क फ्लोट, यानी कि एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा होगा। उसके बाद सेम 2 पैरामीटर्स, जो डायलॉग बॉक्स हम क्रिएट कर रहे हैं उस पे क्या टाइटल आना चाहिए, इनपुट टाइटल आना चाहिए, उस पे क्या मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए, एंटर स्टार्ट पोजीशन लिखा हुआ आना चाहिए। हम एक एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं तो कहां से कहां तक का जो यूजर ने मेंशन किया है, मान लीजिए यूजर ने कहा है 1.0, तो वो 1.0 मैंने स्टोर करवा दिया है डेटा 1 नाम के वेरिएबल के अंदर। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिंपल डायलॉग डॉट आस्क फ्लोट, फिर से हम एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करेंगे जो फ्लोट टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा होगा। टाइटल उस पे इनपुट आएगा और मैसेज आएगा उस पे एंटर एंड पोजीशन। लेट्स से यूजर ने कहा 1.15, तो फर्स्ट लाइन के 15th पोजीशन तक मैंने यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो डेटा 2 के अंदर असाइन करवा दी। तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा हम सेलेक्ट करवाने वाले हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाने वाले हैं। अब ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उस पे कुछ नाम देना पड़ेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब नाम भी मुझे यूजर से ही इनपुट लेना है, नेम तो स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो सिंपल डायलॉग डॉट आस्क स्ट्रिंग टाइटल इनपुट एंड प्रॉम्प्ट में मैंने मैसेज दिया है एंटर टैग नेम, और उसे नेम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। अब टैग बनाने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो तो एक्सेप्ट कर ली। अब फाइनली उसे क्रिएट करने का सिंटेक्स, टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना है, उसके लिए टैग एड प्री डिफाइंड फंक्शन है, अंडरस्कोर से दोनों वर्ड्स को सेपरेट में हमें लिखना है, जिसके 3 आर्ग्यूमेंट्स है। पहला आर्ग्यूमेंट हमारे टैग का नाम, सेकंड आर्ग्यूमेंट स्टार्टिंग पोजीशन और थर्ड आर्ग्यूमेंट है एंडिंग पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक जो कंप्लीट एरिया है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नेम इस टेक्स्ट एरिया के अंदर। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट किया है, एक टैग क्रिएट किया है, उसी तरीके से हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितना चाहें उतने टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। स्पेसिफिक लोकेशंस मार्क होती जाएंगी, बस अलग अलग नेम से हम उन्हें आइडेंटिफाई करते जाएंगे। अब अप्लाई बटन के केस में तो मार्किंग्स हो चुकी है, अभी मार्किंग विजिबल नहीं होगी, इंटरनली है कि हमने लोकेशन सेट कर दी। अब हम चेंजेस इंप्लीमेंट करने वाले हैं। चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे BTN चेंज बटन के क्लिक पे, तो वो चेंज फंक्शन को कॉल करेगा। अब मैंने बहुत सिंपल वर्किंग इंप्लीमेंट करवाई है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को चेंज करवाया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फॉन्ट को भी चेंज करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूजर से इनपुट लेना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 टैग्स क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है, अप्लाई बटन पे क्लिक करते करते मैंने टेक्स्ट एरिया में 5 टैग्स को क्रिएट कर लिया। अब कौन से टैग की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है और क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे यूजर से ही इनपुट लिया है। सिंपल डायलॉग डॉट आस्क स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल्स टू इनपुट एंड प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू एंटर टैग नेम यू वांट टू चेंज।
मान लीजिए कि यहाँ पे जो टैग क्रिएट किया गया है उसका नेम रखा है हमने फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे यूजर ने हमें नेम दिया है फर्स्ट, तो नेम में आके फर्स्ट स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल डायलॉग डॉट आस्क स्ट्रिंग टाइटल इनपुट प्रॉम्प्ट एंटर बैकग्राउंड कलर। लेट्स से कि यूजर ने यहाँ पे ब्लैक इनपुट किया है, तो बी कलर वेरिएबल के अंदर ब्लैक जाके स्टोर हो जाएगा। Similarly, next statement as well, simple dialog dot ask string title is equals to input prompt is equals to enter foreground color. Let's say कि यहाँ पे यूजर ने पिंक इनपुट किया है, तो F कलर के अंदर पिंक इनपुट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे पिंक। अब यहाँ पर किसी भी तरीके के टैग्स को अगर हमें चेंज करना है आफ्टर दे आर क्रिएटेड, ये मेथड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम फ्रेम से रिलेटेड वर्किंग कर रहे थे। चाहे तो हम फ्रेम के क्रिएशन के साथ साथ में चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रेम को क्रिएट करने के बाद अगर स्पेसिफिकली किसी एक ऑप्शन को हमें चेंज करना होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स में उस ऑप्शन का नाम लिखते हैं, या फिर हम काम में लेते हैं कॉन्फिग मेथड। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को नहीं, जो टैग हमने यहाँ पे क्रिएट किया है फर्स्ट नाम का, हमें उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं। तो टी डॉट टैग कॉन्फिग, अब कौन से टैग को आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो सबसे पहले उस टैग का नाम, वो है नेम वेरिएबल के अंदर, लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है। अब यहाँ पे जब भी कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो BG डज नॉट वर्क, आपको कंप्लीट बैकग्राउंड और कंप्लीट फोरग्राउंड की यहाँ पे स्पेलिंग्स मेंशन करनी है, वरना फिर ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड की जो वैल्यू है वो है बी कलर के अंदर, तो बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू बी कलर, और फोरग्राउंड की वैल्यू है एफ कलर वेरिएबल के अंदर, तो फोरग्राउंड इज इक्वल्स टू एफ कलर। अब यहाँ पे जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, हमने एरिया तो ऑलरेडी सेट कर रखा है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, जो भी नाम, जो भी लोकेशन हमने यहाँ पे सेट करी थी 1.0 से 1.15 वहां तक का डेटा बैकग्राउंड कलर ब्लैक और फोरग्राउंड कलर पिंक जो है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे टैग को क्रिएट करना और यहाँ पे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना। अब टैग जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा, उसको रिमूव करना है, ठीक है। टैग को रिमूव कर रहे हैं हम, यानी कि जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है हमने उस फॉर्मेटिंग को रिमूव कर रहे हैं। जो टैग हमने क्रिएट किया है हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, बस हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो अच्छी नहीं दिख रही, दोबारा से कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो दो बैकग्राउंड कलर तो नहीं आ सकते, दो फोरग्राउंड कलर तो नहीं आ सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और दोबारा से नई फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो किसी भी टैग की फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई की है अगर उसे रिमूव करना हो तो उसके लिए टैग रिमूव नाम का मेथड हमारे पास में अवेलेबल है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, मैंने यूजर से इनपुट लिया है कि उसे किस टैग को या किस फॉर्मेटिंग को रिमूव करवाना है। तो सिंपल डायलॉग डॉट आस्क स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल्स टू इनपुट प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू एंटर टैग नेम यू वांट टू रिमूव। मान लेते यूजर ने फर्स्ट ही इनपुट किया है, वो आ जाएगा नेम के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टैग हमने क्रिएट कर रखा है उसको रिमूव करने के लिए टैग अंडरस्कोर रिमूव मेथड। अब कौन से टैग को रिमूव करना है, नेम, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड कंप्लीट फॉर्मेटिंग को हमें रिमूव करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स पे हटे और कुछ पे रह जाए, 1.0 से एंड तक, यानी कि बिगिनिंग से लेके एंड तक सारा जो फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो ये तीन फंक्शंस है अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए। एक बारी इस कंप्लीट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर किसी को किसी स्टेटमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उसका भी सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, अब हम सारे बटन्स को रन करके देखने वाले हैं। देखिए स्टार्टिंग में ये टेक्स्ट मैंने इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से इसमें इंसर्ट करवा रखा है, कुछ और डेटा भी इंसर्ट करवा लेते हैं। लेट्स से हेलो, मैंने एक मैसेज दे दिया है, ठीक है, हेलो एवरीवन। अब बिगनिंग में जाके ये इंसर्ट हो जाएगा। एक और इंसर्टेड स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फिर से हाई जो है वो बिगनिंग में इंसर्ट हो गया। अब एक बार लास्ट में इंसर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में हम दे देते हैं दिस इज अ वंडरफुल डे, ठीक है। ये हमारा एक टेक्स्ट है। अब देखिए ये एंड में जाके इंसर्ट हो गया है। फिर से एक और बार लास्ट में कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, लेट्स से प्रिटी ऑसम वेदर, मैंने कुछ भी टेक्स्ट इनपुट किया है और एंटर प्रेस किया, तो देखिए ये एंड में जाके इंसर्ट हो गया है। अब डिस्प्ले टेक्स्ट क्या कर रहा था, डिस्प्ले
मैंने यहाँ पे कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो कंप्लीट टेक्स्ट हमारे पास में नहीं आ रहा है, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, सिर्फ स्पेसिफिकली एक कैरेक्टर को मैंने फेच किया है, वो भी हम देख लेंगे अभी। तो इसलिए पूरा नहीं, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो इस लेबल के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अब डिलीट वाला काम हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं अप्लाई, चेंज और रिमूव की। अप्लाई की अगर मैं बात करूंगी तो हमारा फॉर्मेट फंक्शन कॉल होगा। फॉर्मेट क्या कर रहा है, स्टार्ट पोजिशन, एंडिंग पोजिशन और टैग नेम का इनपुट ले रहा है जो हमें क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन दे दी 1.0 स्टार्टिंग पोजीशन, एंटर एंड पोजीशन कह रहा है लेट्स से 1.15। अब टैग नेम बोल रहा है, मैंने यहाँ पे दे दिया टैग नेम इज फर्स्ट, ठीक है। तो टैग सिर्फ क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एज सच कुछ अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ अप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट तो हमने लिखा ही नहीं है, सिर्फ टैग को क्रिएट करने का स्टेटमेंट लिखा है। तो चलिए अब यहाँ पे जो टैग क्रिएट किया है उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। चेंज फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, एंटर द टैग नेम यू वांट टू चेंज, मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट। बैकग्राउंड कलर बोल रहा है तो हम ब्लैक टाइप कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने ब्लैक टाइप कर दिया। फोरग्राउंड कलर पूछ रहा है, लेट्स से यहाँ पे मैंने पिंक एज अ कलर इनपुट दे दिया। अब जैसे ही मैंने एंटर किया है देखिए, वैसे ही 0th पोजीशन से लेके 15th पोजीशन तक का जो भी हमारा टेक्स्ट था उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर। एक और टैग क्रिएट करके एक और बार फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। ये है हमारी अप्लाई फॉर्मेटिंग। स्टार्ट पोजीशन कह रहा है 2.0, एंड पोजीशन कह रहा है लेट्स से 3.0। टैग का नेम मैं यहाँ पे रख रही हूँ सेकंड। अब फिर से चेंज फॉर्मेटिंग, सेकंड पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। बैकग्राउंड कलर लेट्स से ऑरेंज एंड फोरग्राउंड कलर लेट्स से डार्क ब्लू, ठीक है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऑरेंज के ऊपर डार्क ब्लू कलर डिस्प्ले हो गया है। अब एक और चीज, मैंने यहाँ पे लिखा था 2.0 से 3.0, तो सेकंड लाइन तो सिर्फ इतनी सी है, तो ये यहाँ पे भी क्यों डेटा को डिस्प्ले कर रहा है? आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास में प्रॉब्लम है, नॉट एग्जैक्टली प्रॉब्लम, इसका ये एक्चुअली में फीचर है कि जब तक इसे /n यानी कि एंटर नहीं मिल जाता तब तक ये सारे डेटा को एक सिंगल लाइन के अंदर ही कंसिडर करता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी विड्थ थी वो खत्म हो गई और हम लोगों ने लिख रखा है रैप इज इक्वल्स टू वर्ड, तो इसने क्या किया, वर्ड को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसे सेकेंड लाइन कंसिडर किया जाएगा, जब तक स्पेसिफिकली इसे /n नहीं दिया जाए तब तक ये सारा डेटा लाइन 1 है, और इसी वजह से हमारा जो ये डेटा है ये लाइन 2 है, क्योंकि यहाँ पे एंटर नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी, इसलिए जो ऑसम वर्ड है वो इधर आ चुका है। तो ये हमारी कंप्लीट फर्स्ट लाइन है और ये हमारी कंप्लीट सेकेंड लाइन है। फॉर्मेटिंग हमारी अप्लाई हो गई। अब रिमूव फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है, जैसे बटन पे क्लिक करेंगे ये हमसे टैग नेम के बारे में पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे लेट्स से सेकेंड इनपुट किया है। तो देखिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जितना भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर रखा था वो सारा रिमूव हो गया है। अब डिलीट टेक्स्ट की बात करें तो कंप्लीट डेटा हमारा डिलीट हो गया है। दैट्स हाउ दिस एंटायर फॉर्म इज वर्किंग, और ये हमारी कंप्लीट फंक्शंस हैं एक टेक्स्ट एरिया के रिगार्डिंग। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है टेक्स्ट एरिया के साथ में स्क्रॉल बार का। तो एक अलग GUI कंपोनेंट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रॉल बार। बेसिकली देखिए होता क्या है कि टेक्स्ट एरिया बेसिकली है क्या, मल्टी लाइन टेक्स्ट है। अब हमें कहा गया है कुछ सजेशन लिखिए, कुछ कमेंट लिखिए, या आप कोई साइट विजिट कर रहे हैं तो बोलते हैं फीडबैक लिखिए। हो सकता है आप ओके, गुड या समथिंग कुछ एक दो वर्ड का ही मेंशन करें डेटा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आई हो, प्रॉब्लम आई हो, जैसे कि Amazon फ्लिपकार्ट है, किसी सर्विस से आप खुश नहीं है तो आप बहुत सारा डेटा भी कभी कभी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम बहुत सारा डेटा लिखते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो कंप्लीट इसका एरिया है वो कंज्यूम हो जाता है। यानी कि जैसे अगर मेरा ID अली है तो मैं करंटली यहाँ तक की लाइन ही इसके अंदर मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा डेटा आने लग जाएगा, जैसे मैं एंटर करते करते अगर आगे मूव करती जाऊं, मतलब कुछ और डेटा आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सारा डेटा इधर आने लग जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना डेटा है, पूरी स्क्रीन मेरी कवर नहीं हुई है, कुछ लाइंस अभी भी बाकी है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे जो एक स्क्रॉल बार है वो गायब है, अभी नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके आगे मूव कर जाऊं तो देखिए अब स्क्रॉल बार मेरी एग्जिस्टेंस में आ गई।
ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है टेक्स्ट एरिया का भी। अगर आपने यहाँ पे कंप्लीट हाइट और विड्थ के रिस्पेक्ट में काम किया है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ज्यादा कैरेक्टर टाइप कर दिए तो नेक्स्ट लाइन में जाना है, आगे मूव करना है, फिर कैसे आप चेक करोगे? ऐसे लेफ्ट राइट मूव करके या फिर एरो की हेल्प से अप और डाउन मूव करके? ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और वेस्ट ऑफ एनर्जी भी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल बार्स को क्रिएट करते हैं। अब सिर्फ टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर देना और स्क्रॉल बार को क्रिएट कर देने से काम नहीं होता है। जैसे जैसे हम स्क्रॉल बार को मूव कर रहे हैं वैसे वैसे टेक्स्ट मूव करना चाहिए। लेकिन ये काम सिर्फ तभी हो सकता है जब उन दोनों विजेट्स को आपस में एक दूसरे से हमने अटैच कर रखा हो, उन दोनों को हमने बाइंड कर रखा हो। तो कैसे काम करता है ये, पहले फॉर्म देख लेते हैं हमारा, उसके बाद हम कोड की बात करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने कुछ डेटा इंसर्ट करवा रखा है। अब यहाँ पे मेरी विड्थ कम है तो मुझे इधर भी फिर एरो की हेल्प से डेटा को देखना पड़ेगा, और ऐसे लेंथ वाइज भी ज्यादा है और विड्थ वाइज, हाइट वाइज भी ज्यादा है, तो मुझे अप एंड डाउन की हेल्प से भी देखना पड़ेगा। अब मुझे ऐसे नहीं करना, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 स्क्रॉल बार्स बना ली। एक ये है मेरी वर्टिकल वाली, देखिए डेटा अप एंड डाउन आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मूव हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ताकि डेटा जो है वो सक्सेसफुली मूव करे। अब इसको कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास में टिक का स्टेटमेंट है, फ्रॉम टिक इंपोर्ट एस्ट्रिक। किसी भी तरीके की अगर क्लास हमें काम में लेनी है वो इसी मॉड्यूल में है। फॉलोड बाय रूट विंडो का क्रिएशन, रूट इज इक्वल्स टू टीके फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड रूट डॉट टाइटल दैट इज टेक्स्ट। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास में फ्रेम का ऑप्शन। तो f इज इक्वल्स टू फ्रेम रूट कॉमा हाइट इज इक्वल्स टू 300 विड्थ इज इक्वल टू 300। तो 300 बाय 300 का फ्रेम हमारा जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसका बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे प्लम कलर सेट किया है। अब फ्रेम जो है वो श्रिंक हो रहा था, उस श्रिंक नहीं हो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे f डॉट प्रोपोगेट ऑफ 0 काम में लिया है। क्योंकि जब भी हम पैक को काम में लेते हैं तो पैक क्या करता है, एक के बाद एक सारे कंपोनेंट्स को ऐड करता जाता है, तो सारे कंपोनेंट एक साथ इकट्ठे ऐड हो जाते हैं। फिर उस केस में जो फ्रेम है वो अपने आप को खुद ब खुद उन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो तो उसके लिए f डॉट प्रोपोगेट ऑफ 0, और फाइनली फ्रेम को मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है। अब यहाँ पे पैक के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है, हम जो कंपोनेंट पहले पैक करते हैं वो पहले जाके डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैंने टेक्स्ट एरिया को पहले क्रिएट किया और उसे यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर दिया और उसके बाद मैंने स्क्रॉल बार को क्रिएट किया, तो होगा क्या कि ये कंप्लीट एरिया जो है ये टेक्स्ट एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा और स्क्रॉल बार यहाँ से सिर्फ इतनी छोटी सी हमारी स्क्रॉल बार बनेगी। तो इतनी छोटी सी स्क्रॉल बार नहीं बनानी, पूरा जितना मेरा फ्रेम है उतना स्क्रॉल बार का साइज होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने स्क्रॉल बार को पहले क्रिएट किया है और पहले उसको पैक किया है और बाद में टेक्स्ट एरिया को पैक किया है। तो अगर आप कुछ इस तरीके का वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका स्क्रॉल बार का साइज छोटा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि किसी और कंपोनेंट ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और इसीलिए इसे वो स्पेस नहीं मिल पा रहा, तो छोटा सा उसका साइज आ रहा है। अब यहाँ पे कैसे काम कर रहा है देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार्स क्रिएट करी है। किसी भी टाइप की स्क्रॉल बार को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड क्लास अवेलेबल है जो कहलाती है स्क्रॉल बार। वी नाम की एक स्क्रॉल बार मैंने क्रिएट की है जिसे मुझे फ्रेम पर प्लेस करना है। अब स्क्रॉल बार जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए, वो वर्टिकल होनी चाहिए या वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, 2 ही चीजें होती है हमारे पास में। तो उसके लिए हमें ओरिएंट ऑप्शन को काम में लेना पड़ता है, जिसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे वी नाम की जो स्क्रॉल बार मैंने क्रिएट करी है वो वर्टिकल टाइप की स्क्रॉल बार है, यानी कि स्ट्रेट कुछ इस तरीके की स्क्रॉल बार बनेगी। अब इसे मुझे पैक करना है। पैक करने पे होता क्या है, सेंटर के अंदर बाय डिफॉल्ट चीजें आने लग जाती है, टॉप में, सेंटर में नहीं चाहिए, टॉप में नहीं चाहिए, राइट साइड के अंदर स्क्रॉल बार आती है। देखिए यहाँ पे भी राइट साइड के अंदर ही आ रही है ना, तो मैंने क्या करा, साइड इज इक्वल्स टू राइट सेट कर दिया। अब राइट सेट करने के बाद होगा क्या, छोटी सी स्क्रॉल बार आ जाएगी। छोटी सी स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, पूरा जितना मेरा स्पेस है, जैसे यहाँ पे पूरा स्पेस है इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करना है। तो फिल इज इक्वल्स टू वाई, तो जितना भी वर्टिकल एरिया हमारे फ्रेम के अंदर अवेलेबल होगा ये स्क्रॉल बार पूरे उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगी राइट साइड के अंदर। सिमिलरली मैंने एक और स्क्रॉल बार क्रिएट किया है, h इज इक्वल्स टू स्क्रॉल बार जिसे फ्रेम पे सेट करना है, एंड ओरिएंट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाली स्क्रॉल बार एग्जिस्टेंस में आ रही है।
इसे मैंने पैक किया है साइड इज इक्वल्स टू बॉटम। कभी भी हॉरिजॉन्टल वाली इधर ऊपर नहीं होती है, हमेशा यहाँ पे नीचे की साइड में ही होती है। आप चाहे तो टॉप लिख सकते हैं, पर यूजुअली बॉटम के अंदर ही होता है, इसलिए मैंने लिख दिया साइड इज इक्वल्स टू बॉटम। अब यहाँ पे भी छोटी सी स्क्रॉल बार नहीं आए, पूरा जितना एरिया है ना मेरे फ्रेम का वहां पे वो डिस्प्ले हो जाए। तो फिल इज इक्वल्स टू एक्स, ये ऑप्शंस हम लोगों ने पैक के साथ में देखे थे, तो वही मैंने यहाँ पे काम में लिए। अब 2 स्क्रॉल बार एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं और वो विजिबल भी हो जाएंगी हमारे फ्रेम पे। अब टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करना है, तो टी इज इक्वल्स टू टेक्स्ट जिसे फ्रेम पे प्लेस करना है। हाइट और विड्थ, कितनी लाइन्स और कितने कैरेक्टर्स एट अ टाइम विजिबल होने चाहिए, तो हाइट इज इक्वल्स टू 5 एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 15। जो भी टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है उसका फॉन्ट मैंने सेट कर दिया है कॉमिक 14 एंड बोल्ड। तो यहाँ पे कॉमिक सेंस के अंदर साइज 14 बोल्ड में टेक्स्ट को डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है रैप इज इक्वल्स टू नन। रैप इज इक्वल्स टू नन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब यहाँ पे लाइंस जो है वो हमारी ब्रेक नहीं होंगी। अगर यहाँ पे हम वर्ड को काम में लेते तो होता क्या है, ऑटोमेटिकली अगर वर्ड आ नहीं पाता तो वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। कैरेक्टर के केस में भी यही कंसेप्ट होता है, जितने कैरेक्टर आ रहे हैं उतना ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाओ। अब जब नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चीजें शिफ्ट हो रही हैं तो फिर हॉरिजॉन्टल बार की तो जरूरत ही नहीं ना। हॉरिजॉन्टल जब क्रिएट किया है तो कुछ होना तो चाहिए स्क्रॉल करने के लिए। इसी वजह से मैंने यहाँ पे रैप की वैल्यू को नन सेट किया है। अब जो टेक्स्ट एरिया हमने क्रिएट कर दिया है उससे हमें क्या करना है, इन दोनों स्क्रॉल बार्स को अटैच करवाना है। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल बार को मूव करूंगी वैसे वैसे हमारा टेक्स्ट एरिया जो है उसका डेटा जो है वो स्क्रॉल करना चाहिए। तो उसके लिए 2 कमांड हमारे पास में अवेलेबल है, 2 ऑप्शंस बेसिकली हमारे पास में अवेलेबल है, जो कहलाते हैं वाई स्क्रॉल कमांड फॉर वर्टिकल मूवमेंट एंड एक्स स्क्रॉल कमांड फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब वाई स्क्रॉल कमांड पे हमें वर्टिकल वाले स्क्रॉल बार की वैल्यू को सेट करना पड़ता है और एक्स स्क्रॉल कमांड होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को सेट करने के लिए। अब इनका मतलब क्या है, मतलब ये है सेट का सिंपली मतलब क्या होता है, वैल्यू को सेट करना। तो क्या वैल्यू सेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे इस स्क्रॉल बार की पोजीशन को सेट कर रहे हैं। जैसे जैसे मैंने इसकी पोजीशन को सेट किया है वैसे वैसे डेटा ने भी स्क्रॉल किया है। देखिए जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ वैसे वैसे डेटा भी मेरा टॉप टू डाउन मूव कर रहा है ना। तो बिल्कुल यही वर्किंग है कि जैसे जैसे यहाँ पे हमारी स्क्रॉल बार की पोजीशन सेट हो वैसे वैसे डेटा भी शो होना मूव होना स्टार्ट कर दे। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्किंग के लिए है और ये वर्टिकल वर्किंग के लिए। वाई स्क्रॉल कमांड फॉर टॉप टू डाउन मूवमेंट जहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार को हम सेट करते हैं, एंड एक्स स्क्रॉल कमांड इज फॉर हॉरिजॉन्टल जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की पोजीशन को सेट करते हैं। अब फाइनली मैंने इस टेक्स्ट एरिया को पैक कर दिया है साइड इज इक्वल्स टू टॉप के अंदर। तो अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों चीजें प्रेजेंट थी तो जितना एरिया बचा हुआ होगा ये सिर्फ उतना ऑक्यूपाई करेगा, हमारे स्क्रॉल बार्स को छोटा नहीं करेगा साइज के अंदर। लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 10 टाइम्स लूप चलाया। फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर 9 तक हमारा लूप चलेगा। और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा को अगर ऐड करवाना है तो क्या करते हैं, इंसर्ट फंक्शन को काम में लेते हैं। तो टी डॉट इंसर्ट, अब कहाँ से स्टार्ट करना है, करंटली मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर कुछ डेटा हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी मुझे एंड से डेटा को स्टार्ट करवाना है। अगर मैं यहाँ पे 1.0 लिखूंगी तो हर बार बिगनिंग के अंदर डेटा एंड होता रहेगा, बिगनिंग के अंदर नहीं करवाना, लास्ट में करवाना है। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो हम फर्स्ट लाइन के 0 पोजीशन पर ही प्रेजेंट होंगे और ये डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। स्लैश एन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट डे स्लैश एन। तो ये डेटा इंसर्ट होगा, फिर एक नेक्स्ट लाइन, फिर एक और नेक्स्ट लाइन यानी कि ब्लैंक आएगा, फिर ये मैसेज इंसर्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर एक और बार नेक्स्ट लाइन, फिर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरीके से 10 लाइंस ऑफ डेटा मैंने लूप की हेल्प से इस टेक्स्ट एरिया के अंदर इंसर्ट करवा दिया है। ठीक है, अब हमने दोनों चीजों को क्रिएट भी कर दिया और डेटा भी इंसर्ट करवा दिया और ये भी बता दिया कि जो स्क्रॉल बार है कौन सी स्क्रॉल बार पे किस तरीके का डेटा मूव करने वाला है। लेकिन ये जो सारा काम है ये होगा कब, बटन पे क्लिक करते हैं तब फंक्शन कॉल होता है, टेक्स्ट बॉक्स में एंटर प्रेस करते हैं तब जाके वैलिडेशन परफॉर्म होती है। तो किसी ना किसी तरीके का इवेंट तो हमें चाहिए ना, कब हम यहाँ पे डेटा को मूव करवाएंगे। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल बार पे क्लिक करूंगी और उसे मूव करना स्टार्ट करूंगी वैसे ही जो टेक्स्ट है वो मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा,
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मतलब कमांड ऑप्शन को हमें काम में लेना पड़ेगा। अब कमांड ऑप्शन को हम यहाँ पे काम में नहीं ले सकते क्योंकि जो टेक्स्ट एरिया है वो अभी तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया। तो जब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया तो उसे आप कैसे काम में लोगे? इसलिए यहाँ पे मैंने इसे कमेंट कर रखा है। हम यहाँ पे एंड में इसे चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। किसी भी टाइप के विजेट को अगर आपके ऑप्शंस को चेंज करना है, पहला ऑप्शन हम लोगों ने बहुत बार इम्प्लीमेंट किया है। विजेट का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स में ऑप्शन का नाम लिखिए और जो वैल्यू सेट करनी है वो वैल्यू इक्वल्स टू करके सेट कर दीजिए। दूसरा जो ऑप्शन है वो कॉन्फिग मेथड होता है। कॉन्फिग मेथड में भी सेम, हमें यहाँ पे ऑप्शन इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू पास करनी है। तो ये दोनों ऑप्शन सारे विजिट्स के लिए अवेलेबल हैं। चाहे हम टेक्स्ट की बात करें, चाहे हम एंट्री की बात करें, बटन की, लेबल की, मैसेज की या जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, दोनों ऑप्शन सब पे एप्लीकेबल है, डायरेक्ट वाला भी और कॉन्फिग मेथड के थ्रू भी। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल बार पे क्लिक करूंगी वैसे ही क्या करो, जो टेक्स्ट एरिया है उसके डेटा को एक्स व्यू यानी कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए एक्स व्यू रेफर किया जाता है। किसका एक्स व्यू, किसका लेफ्ट टू राइट? टेक्स्ट एरिया के अंदर जो डेटा है उसका लेफ्ट टू राइट। Same goes for the next statement. v.config command is equals to t.yview. जैसे ही मैं वर्टिकल स्क्रॉल बार पे क्लिक करूंगी तो क्या हो, जो टेक्स्ट एरिया है उसका डेटा टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स और ये दोनों चीजें स्क्रॉल बार से रिलेटेड आपको इम्प्लीमेंट करनी है। फ्यूचर में हम लिस्ट बॉक्स करके भी एक कंट्रोल इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां पर भी ये सेम कंसेप्ट आएगा। तो एक और बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो। स्क्रॉल बार सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई है, टेक्स्ट एरिया को हमने एग्जिस्टेंस में लाया है। अब इन्हें अटैच करने के लिए, आपस में बाइंड करने के लिए हमने वाई स्क्रॉल कमांड और एक्स स्क्रॉल कमांड को काम में लिया। अब सिर्फ बाइंड करने से काम नहीं होगा, एक्चुअली में एग्जीक्यूशन करवाना कब है, जब इस पे क्लिक करके इसको मूव करेंगे। तो उसके लिए तो कमांड ऑप्शन है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके इसे मूव करना स्टार्ट करूंगी, देखिए डेटा जो है वो हमारा मूव हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके इसे मूव कर रही हूँ तो देखिए इसके क्लिक पे सारा काम हो रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ स्क्रॉल बार। और हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के डेटा को मूव करवा सकते हैं, स्क्रॉल करवा सकते हैं। so, ये हमारे आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है। किसी को किसी भी स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए।